कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी दिल्ली की गलियों में परिवर्तन की लहर लेकर आया था। एक IRS ऑफिसर जिसने सरकारी नौकरी छोड़कर सिस्टम की लड़ाई लड़ी और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए। वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक बन गया था। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अब 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस वक्त बहुमत लेती हुई भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। केजरीवाल की लीडरशिप पर कई सवाल उठे और उसके बाद दिल्ली के राजनीतिक मंच से उनका दिखना ही कम हो गया। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल है कहां पर? ना ही कोई बड़े भाषण और ना ही कोई सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। क्या भ्रष्टाचार के और जेल के मामलों ने उन्हें इतना तोड़ दिया है या ये किसी नई रणनीति का हिस्सा है? आज हम इसी रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। हम अरविंद केजरीवाल के पूरे राजनीतिक सफर पर नजर डालेंगे, तथ्यों, घटनाओं और उन नीतियों की बात करेंगे जिसने दिल्ली की किस्मत बदल के रख दी। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि राजनीति में उतार चढ़ाव कैसे किसी नेता की दिशा बदल देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे बड़े आंदोलन की है। चलिए इस कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हरियाणा के सिवानी के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्होंने हिसार से अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, जहां वो टॉप रैंकर में से एक रहे। लेकिन उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब चुनने के बजाय सिविल सर्विसेज का रास्ता अपनाया। 1995 में वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS में शामिल हुए। टैक्स विभाग में काम करते हुए उन्होंने सिस्टम में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको करीब से देखा और जो उन्हें काफी अंदर तक दिल से तोड़ गया। उन्होंने सोचा कि बदलाव की तो जरूरत है और ये विचार उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। सन 2000 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और परिवर्तन नाम से एक NGO की शुरुआत की। उन्होंने सूचना अधिकार यानी RTI का अभियान चलाया, जिसके माध्यम से लोगों को सिखाया कि कैसे वो सरकारी विभागों से जवाबदेही की मांग कर सकते हैं और सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं। उनके प्रयासों को पहचान मिली सन 2006 में, जब उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन असली बड़ा बदलाव आया सन 2011 में, जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट से जुड़ गए। साल था सन 2011 का, जब पूरा देश भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका था। UPA सरकार पर कई घोटालों के आरोप लग रहे थे। अब ये इंसान कब तक यूं ही राज करेंगे, दुष्ट और शैतान। कांग्रेस इतने घोटाले दिन पे दिन करते जा रही है। ये घोटालों की सरकार है, ये सरकार थोड़ी है। पहले एक घोटाला खत्म तो दूसरा घोटाला चालू। तो जनता के द्वारा सरकार बनाई हुई है, फिर ये सरकार क्यों नहीं जागती है? अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया। जब तक लोकपाल बिल सैंक्शन नहीं होगा तब तक पीछे नहीं हटना, अभी हट जाएंगे मगर रुकेंगे नहीं। और केजरीवाल अन्ना के प्रमुख सहयोगी बने। केजरीवाल को अन्ना का राइट हैंड भी कहा जाता है। रामलीला मैदान में लाखों लोग जमा हुए। भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। केजरीवाल ने जोरदार भाषण दिए और RTI का इस्तेमाल करके घोटालों को उजागर भी किया। वो जेल भी गए, लेकिन उनके इरादे कभी डिगे नहीं। ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। हालांकि लोकपाल बिल पूरी तरीके से कभी पास तो नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल ने महसूस किया कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन से कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई परमानेंट बदलाव नहीं आएगा। अगर सिस्टम को सुधारना है तो राजनीति में उतरना बहुत जरूरी है। तो सन 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party has formally been launched today. The fight for the common man, that's the spirit on which the Aam Aadmi Party has been built. पार्टी का प्रतीक था झाड़ू और संदेश स्पष्ट था, हम साधारण लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। एक पैसा नहीं कमाया मैंने। और अगर पैसा ही कमाना होता तो मेरी कमिश्नर की नौकरी कौन सी बुरी थी। अच्छी लाल बत्ती की गाड़ी थी, सब कुछ था मेरे पास। वो नौकरी छोड़ के
ये झक मारने की क्या जरूरत थी? गली गली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर घूमने की क्या जरूरत थी? अच्छी खासी नौकरी थी। पैसा कमाने नहीं आया, देश बदलने के लिए आया, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आया। जनता ने इसे अपनाया क्योंकि ये वास्तविक लगता था और सिस्टम से अलग भी था। और सन 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिला देने वाले परिणाम आए। और पिछले एक हफ्ते से हर आदमी से पूछ रहा हूं कि भाई इस बार किसको वोट दोगे? कहता है जी 10 में से 8 आदमी ये कहते हैं कि इस बार झाड़ू पे मोहर लगेगी। दिल्ली में कुछ अद्भुत हो रहा है। बीजेपी को 31 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को सिर्फ 8। केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जो कि सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक थे। उन्होंने मुफ्त पानी, सस्ती बिजली और भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन जैसे वादे किए, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 49 दिनों तक का रहा। क्या वजह थी इसकी? वजह थी लोकपाल बिल पे अड़े रहना, जिसे बीजेपी और कांग्रेस ने रोक रखा था और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हमारी सरकार इस्तीफा देती है। कई लोगों ने इसे एक ड्रामा बताया, एक नाटक बताया, लेकिन इससे जनता में ये संदेश चला गया कि वो सत्ता के लालची नहीं है, बल्कि सिद्धांतों पर अड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। और ये कदम काफी सही साबित हुआ। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत ली। केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बने और अब असली काम की शुरुआत हुई, जो थी एक असली क्रांति। अब हम उन नीतियों पर आते हैं जो केजरीवाल को एक प्रभावशाली नेता बनाती हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती शुरू से ही प्रदूषण और ट्रैफिक रही थी। 2016 में उन्होंने ऑड इवन पॉलिसी लागू की, जिसने दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया। आइए इस नीति को जरा विस्तार से समझते हैं। ये नियम सरल था। कारों के नंबर प्लेट के आखिरी अंक के आधार पर ऑड दिनों में ऑड नंबर वाली गाड़ियां चल सकती थी और इवन दिनों में इवन नंबर वाली गाड़ी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिंपल था। दिल्ली में स्मॉग इतना बढ़ गया था कि सांस लेना लोगों का मुश्किल हो रहा था। और जब ऑड इवन पॉलिसी लागू करी तो ट्रायल में प्रदूषण का स्तर 15 से 20% तक कम भी हुआ। शुरुआत में जनता ने शिकायत तो की कि हम सफ़र कैसे करेंगे और लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन आम आदमी सरकार ने डीटीसी बसों की जो संख्या थी उसको बढ़ाया और मेट्रो को प्रमोट किया। और इसके रिजल्ट के तहत 2019 में इस नीति को दोबारा लागू किया गया। और देखिए, बढ़ते प्रदूषण के बीच अगर दिल्ली की हवा जल्द नहीं सुधरी तो फिर से एक बार ऑड इवन आ सकता है। और जो उसके परिणाम आए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। ट्रैफिक जाम में काफ़ी सुधार आया और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था दिल्ली का, उसमें भी काफ़ी एक नोटिसेबल चेंज देखने को मिला। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पहल की सराहना की, इस पॉलिसी की सराहना की। इसे एक इनोवेटिव स्टेप बताया। हालांकि जो पार्टी के क्रिटिक थे उन्होंने इसे एक टेम्परेरी सॉल्यूशन बताया, लेकिन ये नीति दिल्ली की पहचान बन गई और दूसरे शहरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत। ट्रैफिक के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र की बारी आई। दिल्ली में अस्पताल ओवरलोड हुआ करते थे। गरीब मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। अरविंद केजरीवाल ने 2015 में मोहल्ला क्लिनिक नाम से पॉलिसी लॉन्च की। आइए अब इसकी जरा गहराई में उतरते हैं। हर मोहल्ले में छोटे छोटे क्लिनिक स्थापित किए गए, जहां मुफ्त जांच, मुफ्त दवाइयां और मुफ्त टेस्ट उपलब्ध थे। जब पॉलिसी काम करती हुई दिखी तो बजट को और बढ़ाया गया। पूरी दिल्ली में 450 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए और इसके परिणाम के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला, खासकर महिलाओं और बच्चों को। वर्ल्ड बैंक ने इसकी स्टडी की और इसे गरीबों के लिए एक गेम चेंजर मूव बताया। हालांकि जो पार्टी के क्रिटिक थे उन्होंने इन मोहल्ला क्लिनिक्स की क्वालिटी पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने क्वालिटी चेक सिस्टम लागू कर दिया। दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल अब दूसरे राज्यों के द्वारा भी कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, अलग अलग नाम से, जो दर्शाता है कि अगर सही इरादों से सही एग्जीक्यूशन किया जाए, अच्छी पॉलिसीज बनाई जाए, तो कैसे वो पूरे देश को प्रभावित कर सकती हैं। और फिर आया इस देश का सबसे प्रभावशाली बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में। दिल्ली के सरकारी स्कूल पहले जर्जर हालत में हुआ करते थे, हालांकि वो तो हर शहर की कहानी है। टूटे बेंच और शिक्षकों की भारी कमी। केजरीवाल ने 2015 से सुधार शुरू कर दिए। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। राज्य बजट का 26% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया गया, जो पहले से 2 गुना था। 20,000 से ज्यादा नए क्लासरूम बनाए गए। स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी और
खेलने के मैदान जोड़े गए। टीचर्स को IIM और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग दिलाई गई और सबसे बड़ी बात, सिलेबस में हैप्पीनेस करिकुलम जोड़ा गया, जो बच्चों को ये सिखाता है कि कैसे बिना स्ट्रेस लिए भी पढ़ाई की जा सकती है और अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। और इसका परिणाम क्या निकला? CBSE में जो बच्चे पास हुए उनका पासिंग परसेंटेज 96% से ऊपर पहुंच गया, जो कि प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी बेहतर था। और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस स्टेप की तारीफ की और मनीष सिसोदिया को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री का खिताब मिला। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने स्टडी टूर किए और ये सुधार गरीब बच्चों के सपनों को साकार करने वाले साबित हुए और उन्होंने दिखाया कि सरकारी सिस्टम को कैसे अच्छा भी बनाया जा सकता है। ये स्कूल वाकई बहुत ही आलीशान स्कूल है, शानदार स्कूल है और शायद पूरे देश में दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री, इंक्लूडिंग ऑल प्राइवेट स्कूल। एक ज़माना था जब गरीबों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो उनको थोड़ा सा हीन भावना होती थी कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अब गर्व के साथ बच्चे कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फिर से जीत हासिल की, 70 में से 62 सीटों के साथ। तीसरा कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का शुरू हुआ और फिर आई कोविड की महामारी, जिसमें दिल्ली मॉडल ने मुफ्त वैक्सीन और ऑक्सीजन व्यवस्था से लोगों की काफ़ी मदद की। लेकिन फिर आई 2021-22 में नई शराब नीति, जैसे प्राइवेट स्टोर्स को लाइसेंस दिए गए, जिससे कहा गया कि दिल्ली का बजट है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। क्रिटिक्स ने इस नीति को शराब को बढ़ावा देने वाला बताया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये स्टेप दिल्ली के विकास को बढ़ाने का काफ़ी अच्छा तरीका है। और फिर आया एक बड़ा मोड़, दिल्ली शराब घोटाला। दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले पर CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बीजेपी शराब घोटाले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में शराब घोटाले में आर पार की लड़ाई चल रही है। ED ने आरोप लगाया कि नीति में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेना शामिल था। ये 100 करोड़ रुपए दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को मिले। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि दिल्ली में नई शराब बिक्री नीति, जो कि अब खत्म हो चुकी है, उससे जुड़े मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी माने गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसे एक राजनीतिक साजिश बताया और फिर 2024 में हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और जिसमें उन्हें काफी लंबे समय बाद सितंबर में जमानत मिली। केजरीवाल has been arrested. The big story breaking at this moment. Arvind Kejriwal has been arrested by the enforcement directorate. ये शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। घोटाले के आरोप में, घोटाले का ही नाम ले लेकर आम आदमी पार्टी बनी थी। मामला तो चला, लेकिन अरविंद केजरीवाल की इतने सालों की बनाई हुई छवि पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। लेकिन हर कहानी की तरह हर हीरो की कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है। फरवरी 2025 में विधानसभा के फिर चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सत्ता हासिल कर ली और आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। और वजह क्या थी? शराब घोटाला के आरोप और केंद्र सरकार से टकराना। और फिर वही हुआ जिस चीज़ के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से एकदम गायब हो गए। लेकिन क्या ये वाकई गायब होना है? जी नहीं। अक्टूबर 2025 में उन्होंने आम आदमी पार्टी गुजरात नेता राजू करपाड़ा की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी, भाजपा की आलोचना भी की थी। पंजाब में CM भगवत मान के साथ 3000 खेल मैदानों का प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1194 करोड़ रुपए के साथ। पंजाब में बिजली कटौती खत्म करने की घोषणा भी की। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वन इंडिया 2025 फेस्ट का उद्घाटन भी किया और गोवा में कांग्रेस सरकार से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। और अब जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उनमें सभी 243 सीटों पर लड़ने की योजना भी बना ली है केजरीवाल ने। दिल्ली से दूर, लेकिन पंजाब, गुजरात और बिहार में अभी भी वो सक्रिय हैं। तो क्या ये एक कमबैक की तैयारी है या फिर ये फोकस का शिफ्ट है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की स्पॉटलाइट से तो दूर है, लेकिन राजनीति में वो अभी भी सक्रिय हैं। उन्होंने दिखा दिया इस देश को कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रैफिक में बदलाव संभव है अगर सही नीतियां बनाई जाएं और उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन चुनौतियों ने उन्हें काफ़ी सबक सिखा दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या वो वापसी करेंगे?
आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।